नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस। और आज हम आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे वीडियो में लेकर चलते हैं। और उम्मीद है कि जो मैंने आप लोगों के लिए पहला वीडियो बनाया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक बताए गए हैं विथ आंसर, और उसे आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए 27 से लेकर आगे चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन क्या है। जब निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने के लिए या उसे आकर्षण बनाने के लिए उसकी सतह पर उच्च कोटि के धातुओं की परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे तांबा या पीतल से बने वस्तुओं को चांदी की परत चढ़ाने से उसकी सुरक्षा हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के प्रथम नियम को लिखें। ठीक है, तो देख लीजिए। सन 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम कहता है इनका कि वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। माना कि किसी बिलियन में सी एम्पियर की विद्युत धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण पदार्थ के यम ग्राम मुक्त होते हैं। अतः फैराडे के नियम से ये इनका समीकरण है और आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी इक्वेशन है, आप इसको भी लिख लीजिए। और फिर जब इक्वेशंस हो जाने के बाद m इज इक्वल टू जेड आया और फिर आप लोग के लिए बताया गया है कि एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के बराबर होते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरे YouTube चैनल पे यानी मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और कुछ बच्चों का कहना है कि सर आपकी वीडियो साफ़ नहीं आती है। तो मेरी वीडियो तो हाई क्वालिटी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आपकी क्वालिटी हाई नहीं की रहती है। ठीक है, आप ऊपर जाइए सेटिंग में और वहाँ से आप अपनी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग लो क्वालिटी पे देखते हो और कमेंट मेरे वीडियो पे आप लोग करते हो कि मेरी वीडियोस आप लोगों को साफ़ नहीं दिखती है। तो साफ़ इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो लो है। तो आप अपना क्वालिटी आप अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए। और अगला हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कि सेल में जेड एन प्लस ए जी के। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मुझे आप लोग देख के लिख लीजिए। ठीक है, और फिर इसको लिखने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये डिग्री का मान पूछ रहा है तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और इतना लिखना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1.563 वोल्ट आंसर। और अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग नियम या वेग समीकरण क्या है। तो देखिए, अभिकारकों के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया के वेग को निरूपित करना ही वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। किसी भी जटिल अभिक्रिया के संपादित होने में उसके वास्तविक वेग की गणना करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि वेग का निरूपण केवल प्रायोगिक आंकड़ों से किया जाता है। ये हमने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं अभिक्रिया, ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 2NO2 प्लस F2 इजिकल टू 2NO2F, और ये वेग ये आप लोग लिख लीजिए। और 30 क्वेश्चन हो गए आप लोग के। 31 में हम लोग चलते हैं, और 31 है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो साफ दिख नहीं रही है तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए ऊपर से सेटिंग में जाकर। सक्रियण ऊर्जा क्या है। देहली ऊर्जा तथा अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। 31 हो गए, और अब हम लोग चलते हैं 32 पे। देहली ऊर्जा क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं के टक्कर को प्रभावकारी बनने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। वैसे अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती होता है।
शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक पद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई कोई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है आपका, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं लेकिन केवल एक ही अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से उसके वेग का निर्धारण किया जाता है, तो वैसे अभिक्रिया को छद्म यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिशोषण क्या है? जब कोई ठोस पदार्थ के संपर्क में द्रव या गैस के कण आते हैं तो वैसे कण ठोस की सतह से चिपकने लगते हैं। इस घटना को अधिशोषण कहा जाता है, ठीक है। और ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 37, यह है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। तो इधर मैंने भौतिक अधिशोषण और इधर मैंने रासायनिक अधिशोषण लिखा। तो देखिए, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित होने वाले अणु कमजोर वंडर वल के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित होने वाले अणु मजबूत रासायनिक बल द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। यह अधिशोषण प्रायः निम्न ताप पर होता है और जबकि यह अधिशोषण प्रायः निश्चित ताप पर होता है। यह उत्कर्मणीय होते हैं जबकि यह अनुत्कर्मणीय होते हैं। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग बढ़ता है, जबकि इसमें दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम हो जाता है। और अब हम लोग चलते हैं उत्प्रेरण क्या है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अभी और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरक द्वारा संपादित होने वाले अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं तथा उसकी विशेषता को उत्प्रेरण कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39। समांग उत्प्रेरण क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक ही हो तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को समांग उत्प्रेरक कहते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग, अभी बहुत लिखना है आप लोग को। विषमांग उत्प्रेरक क्या है? तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारकों एवं प्रतिफलों से भिन्न होते हैं तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम द्वारा होने वाली उत्प्रेरक को एंजाइम उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। और 42 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, इतना ही है। प्रश्न है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं विलयन एवं निलंबन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये आपका वास्तविक विलयन है, ये कोलाइडी एवं निलंबन में अंतर स्पष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर मैंने वास्तविक विलयन के बारे में लिख दिया, इधर मैंने कोलाइडी विलयन के बारे में लिख दिया और इधर मैंने आप लोगों के लिए निलंबन के बारे में लिख दिया। तो आप आराम आराम से लिख लीजिए या मैं बता ही देता हूँ। देखिए, वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 से कम होता है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच होता है। और निलंबन विलयन में कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उसमें अधिक होता है, सब सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। दूसरा है, इसके कण छन्ना पत्र से होकर आसानी से पार कर जाते हैं। ये जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं, इसको अगर आप छानिएगा तो इसके जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो जो है छन्ना पत्र से छनकर पार हो जाते हैं। और कोलाइडी विलयन के कण छन्ना पत्र से होकर धीरे धीरे पार करते हैं, यानी पार तो होते हैं पर बहुत टाइम लगता है। और इसके कण छन्ना पत्र से होकर पार नहीं करते, यानी ये इधर ही रह जाते हैं। इसके कणों को अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके कणों को अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। लेकिन इसके कणों को, ये जो नग्न आंखों से भी देखना संभव है, यानी इसको आप आराम से देख सकते हो। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, पर इसके कणों को देखने के लिए आप नहीं देख सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है।
और यह समांग होता है, यह विषमांग होता है, और यह भी विषमांगी होते हैं। यानी वास्तविक बिलियन के कण समांग होते हैं, ये विषमांग और ये भी विषमांग होते हैं। तो आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो, और 5-6 क्वेश्चन और हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और मैंने अपने वीडियोस में एक चीज़ गौर किया है कि सिर्फ ऐसे 5-10 लोग ही हैं जो मेरे वीडियोस को अनलाइक कर देते हैं। पता नहीं उन्हें हमारी वीडियोस क्यों नहीं पसंद आती है। तो मैं उन्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें हमारी वीडियोस इतनी पसंद नहीं है तो वो देखते ही क्यों हैं। लाखों लाख लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, अगर 1-2 नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, वो जब भी देखते हैं डिसलाइक मार देते हैं। जैसे अब ऐसा होता है कि 1000 लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा, सपोज डेट कीजिए, ठीक है। तो अगर 200 लाइक आए और 50 या 100 अनलाइक आए, तो मैं इस बात पे गौर करता कि हाँ जी 200 लाइक आ रहे हैं, 100 अनलाइक आ रहे हैं या 50। ये हमेशा क्या है, अगर 1000 लोग देखते हैं तो 200 लाइक तो करते ही करते हैं, सिर्फ 5 अनलाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 का ही जाता है। तो ये 10 देख क्यों रहे हैं मेरी वीडियोस को, नहीं देखें ठीक है। अगर उन्हें हमारी वीडियोस इतनी ख़राब लगती है तो मैं तो, देखिए इसके लिए कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं आप लोग को पड़ती है, ठीक है। ये आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। तो फिर भी अगर आप इस चीज़ को अनलाइक कर रहे हो तो आपकी मर्जी है। मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ को आप लोग को अनलाइक करना चाहिए। देखिए संयोजित कोलाइड क्या है, अब हम लोग चलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तनु विलयन में वैद्युत अपघट्ट के समान आचरण करते हैं, परंतु सांद्र विलयन में कोलाइडी कणों के समान आचरण प्रदर्शित करते हैं। साबुन एवं अपमार्जक संयोजित कोलाइड होते हैं। और ये देखिए हम लोग आते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। सन 1869 में टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने यह पाया कि जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन से होकर, ठीक है, जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन से होकर गुजारा जाता है तो उसे तब तक नहीं देखा जाता जब तक कि हम अपने आप को सीधे उसके मार्ग में नहीं रखते, परंतु यदि उसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश पथ प्रभावित हो जाते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो आपकी हैंड राइटिंग है मेरे क्वेश्चंस की, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो क्या करूँ मैं, मुझे उतनी टाइम मिल नहीं पाती कि मैं अपने से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाऊँ। मैं बस गैस कर देता हूँ, आंसर दे देता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को ही बोल देता हूँ कि आप लोग लिख दीजिए, मुझे आप लोग के लिए वीडियोज़ अपलोड करना है। तो वो लोग, हालांकि ये नोट्स बिल्कुल मेरे ही है लेकिन लिखते हैं बच्चे लोग हैं, ठीक है। मैं किन्हीं भी बच्चों को बोल देता हूँ, तो ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है। मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आप लोग के लिए लिखूँ, बनाऊँ। बहुत सारे क्लास लेने पड़ते हैं, 6 घंटे 7 घंटे का मेरा क्लास आता है पर डे का। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि अगर हैंड राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई होगी तो। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन एक बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने अध्ययन के फलस्वरूप यह पाया कि कोलाइडी कणों में विशेष प्रकार की अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति पाई जाती है जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, आखिरी होगा मेरे हिसाब से, नहीं एक और है, चलिए कोई बात नहीं। वैद्युत कण संचलन क्या है। कोलाइडी विलयन के कणों पर धन या ऋण आवेश उपस्थित होते हैं। जब इस विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह कण विपरीत आवेश वाले कणों की ओर गति करने लगते हैं जिसे वैद्युत संचलन कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, और इस क्वेश्चन को हो जाने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और फिर वीडियो बैक कर दिया, थोड़ा सा रुकिएगा, मुझे कुछ बताना है आप लोग को। पायस या इमल्सन क्या है। जब किसी कोलाइडी विलयन में परिपेक्षण माध्यम तथा परिचित प्रावस्था दोनों ही द्रव हो तो वैसे कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहा जाता है। तो ये थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के 47 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला वीडियो मेरा रहेगा ऑर्गेनिक, एक सेकेंड, ORGA, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मेरी राइटिंग आप लोग अच्छी खासी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर। और फिर अगली वीडियोज़ रहेगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको तो आप लोग देखना है। फिर फिजिक्स से भी वीडियोस में बना रहा हूँ, बायो से भी बना रहा हूँ।
पर इन सारे के होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये ड्रीम क्लासेस है, मैं भले ही आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल कर रहा हूँ, पर मेरा एक और टारगेट है, वो है बैंकिंग। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, यानी और भी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने इसके लिए वीडियोस थोड़ा कम बनाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जब 12th के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर ज़रूर आएंगे इन सभी की तैयारी के लिए, ठीक है। और एक रेलवे भी मैं जोड़ लेता हूँ, यहाँ से भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंटिन्यू विजिट करते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस को, और वेट कीजिए अगले वीडियो का।